नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनाली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है त्वचा रोग, कारण और उपचार। दर्शकों, जो हमारी त्वचा है सिर्फ हमारे शरीर को ढकने का कार्य ही नहीं करती है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य का आईना होती है। बदलता मौसम, तनाव, अनिद्रा और हमारी जो दिनचर्या है, इसकी वजह से जो हमारी स्किन है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो हम देखते हैं कि आजकल किसी को दाने उभर आते हैं, किसी को एलर्जी रहती है, कहीं सफ़ेद दाग, कहीं काले दाग। इसकी वजह से जो इंसान है वो काफ़ी प्रभावित होता है। इससे उसे शारीरिक परेशानियां तो होती ही है, उसका जो आत्मविश्वास होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के घर बैठ जाते हैं और सोचते हैं अब इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इसी से संबंधित हमारा जो आज का विषय है और हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है और हम जानेंगे कैसे, अगर ये डिजीज़ आपको हो जाती है तो आपको कब परामर्श लेना है, कब आपको कैसे उचित इलाज यहाँ पर लेना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिला देती हूँ आपको। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर तरुण मित्तल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको बता दूं कि डॉक्टर तरुण मित्तल हमारे यहाँ पर वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ, लगभग 30 साल से ये क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ पर किए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, जैसे हम त्वचा रोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले प्रश्न यही आता है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो जीवन शैली है, तो हमारी जीवन शैली जो है ये हमारी त्वचा की सेहत को किस तरह प्रभावित कर रही है? बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका मोहिता जी। देखिए, जो हमारी जीवन शैली है उसमें आप देखेंगे पिछले 30 से 40 वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम वेस्टर्न की तरफ चले गए जाने अनजाने, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे हमारा ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे हम फिज़िकली फिट ना रहते हों। हमने एक्सरसाइज को उठा के रख दिया, हमने श्रम को ख़त्म कर दिया और खाने में हम इंडियन फूड भी खा रहे हैं, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं और विदेशी फूड भी खा रहे हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं जो पीछे सालों से देख रहा हूँ कि बच्चों का वज़न बढ़ता जा रहा है। हमारे सोसाइटी में वेट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग और आप देखेंगे कि एजिंग के फैक्टर्स जल्दी आ रहे हैं। तो दो चीज़ें जो हम क्लिनिक पे देखते हैं, एक तो वेट बढ़ने से जल्दी एक्ने आना, जो एक्ने 14-15 साल की उम्र में आते थे अब 9-10 साल के बच्चों को आ रहे हैं। बाल आना चेहरे पे, एक बीमारी होती है पीसीओडी का नाम आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जो कभी बहुतायत सुना ही नहीं जाता था, अब रेगुलर गर्ल्स में हम वी कैन फाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वेट प्रॉब्लम्स, है ना। दूसरा हमारा कपड़े के पहनने से हमने अब टोटली इंडियन सेटअप तो ख़त्म ही कर दिया, टोटली वेस्टर्न अटायर ले लिया। तो जब इतनी गर्मी होती है, उमस होती है, तब भी हम वेस्टर्न अटायर पहन रहे हैं। जीन्स ऐसी होती है कि जीन्स पहनी तो पता चला 15 दिन धोई नहीं उसको। भाई जब उसको नहीं धोएंगे तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन कैसे एक्सेस सोसाइटी में आ गया। अब जो टॉयलेट सीट है वो टोटली वेस्टर्न हो गई है सबके घरों में, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे से ज़्यादा फास्ट फैलता है, क्योंकि कंफर्ट जोन तो आया उससे, लेकिन हाइजीन थोड़ा पीछे रह गया। तो इन चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं और स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम सुविधाओं की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रख रहे कि हमें किस तरह अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। बिल्कुल, जैसे आपने एलर्जी की यहाँ पे बात की, हम आजकल हम सुनते हैं, आपने सही कहा कि पिछले अगर 20-30 साल से देखा जाए तो एलर्जी की जो दिक्कत है वो इंसानों को बहुत ज़्यादा हो रही। इसकी वजह क्या हो सकती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है? कई सारी वजहें दिमाग में आती हैं। एक तो हमारा खान पान हमें नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। हम सोचते हैं हम फल खा रहे हैं, गॉड नोज उसमें कितना पेस्टिसाइड है, गॉड नोज उसमें कितना पोल्यूशन है। आप सही फल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं सेब खा रहा हूँ, कितने दिन का स्टोर्ड सेब है, आपको ताज़ा फल मिल ही नहीं रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप कहते हैं कि मैं दूध पी रहा हूँ, दूध गॉड नोज आपको क्या मिल रहा है, दूध के नाम पे आप क्या पी रहे हैं। एक स्टाटा आया था कि जितना दूध की कंजप्शन है उससे कम से कम 6 गुना ज़्यादा दूध हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब दूध है ही नहीं और वो प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको गॉड नोज क्या मिल रहा है। आप ये देखती होंगी कि पहले जब पनीर की ज़रूरत होती थी शादी ब्याह में, तो पूरा गांव जो है ना उसके लिए 15 दिन पहले से इकट्ठा करना, तैयारी करना शुरू कर देता। आज हमारे यहाँ शादी में आप देखो कि आप कितना मर्जी पनीर ले लो, कितना मर्जी मावा ले लो, आप ऑर्डर करो, आपको सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो बेसिकली हमें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो वो सब हमारे ऊपर तो परेशान करेगा ही। वो गट को परेशान करेगा,
गट को करेगा तो स्किन को करेगा, आपकी हेल्थ को करेगा, सारी तरफ से करेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे स्किन में हम देखते हैं तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी सी उम्र से दाने होने लग जाते हैं। कभी कभी कुछ दाने ऐसे होते हैं ठीक हो जाते हैं, कुछ दाने जो ऐसे होते हैं लंबे चलते हैं और वो अपना एक निशान छोड़ जाते हैं। तो ये जो दिक्कत है, ये दाने वाली जो एक्ने वाली दिक्कत है, ये अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही, इसका इलाज क्या है? मैंने बताया ना, मुहासों की बात मैं कह रहा था कि जो हम रूटीनली देखते थे कि वो लेट स्टेज में आती थी, जी अब जल्दी आने लगी है। आप देखोगे ज़्यादातर सोसाइटी मोटापे की तरफ है, जी एक्सेस वेट इज़ देयर। तो वो जो एक्सेस वेट है हमारे बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। जो मेल हार्मोन है वो थोड़ा एक्सेस में आता है, उसकी वजह से एक्ने होने शुरू हो जाते हैं। एक्ने अदरवाइज वाज अ रूटीन प्रॉब्लम ऑफ द एडोलेसेंट एज। जी 14-15 साल के बच्चों से लेके 20-22 साल के बच्चों में मिलती थी, लेकिन जिस परसेंटेज में पहले मिलती थी उस परसेंटेज से बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, अच्छी बात यह है कि उसका इलाज बहुत अच्छे से अवेलेबल है। अभी मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो इसका कोई इलाज करता ही नहीं था, तो हम क्यों कराएं। जी तो ऐसा नहीं सोचना। अगर आपने इलाज नहीं कराया तो मुहासे होंगे, फिर वो गड्ढे छोड़ेंगे, निशान छोड़ेंगे। अगर आप अच्छे से त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो मुहासों का बहुत सुंदर, बेहतर, अच्छा इलाज उपलब्ध है, जिसको आप रेगुलरली करेंगे। उसमें दवाएं भी हैं, उसमें केमिकल पील्स भी हैं, लेज़र्स भी हैं, सब चीज़ें हैं। उनसे मिलजुल के हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत हद तक उसको स्कार से अवॉइड कर सकते हैं। अगर सही समय पर आप त्वचा रोग विशेषज्ञ पे आ जाते हैं तो स्कार्स पड़ते ही नहीं है। जी ये बात होती है। डॉक्टर साहब, देखिए ये तो होता है कि अगर हमें कुछ दूसरा प्रॉब्लम एक चीज़ मैं इंटरवीन करूँगा इसमें, मतलब हम लोग ये बताते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको अवॉइड करना है। आप देख रही होगी मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब पहले ज़माने में तो कहते थे कि यार दूध दही खाओ, जी लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दिस, जी है ना। जो दूध की जितनी मात्रा, दूध में क्या पड़ा है हमें नहीं पता, बिल्कुल वो जाके हमारा हार्मोन डिसफंक्शन कर रहा है। मीठा कम करना, मीठा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले ज़माने में ये होता था कि पूरे साल में 1-2 बार आप मीठा खा रहे हो, कभी घर में होली दिवाली कभी मीठा खा रहे जी हो। अब आप डेली पेस्ट्री भी खा रहे हो, डेली आप गुलाब जामुन भी खा रहे हो, डेली आप रसमलाई भी खा रहे हो, आप अक्रॉस द बोर्ड मीठा खा रहे हो, जी तो वो आपको परेशान कर रहा मतलब हम ये कहें कि जो मीठा है वो हमारी स्किन को परेशान करता है। है। बिल्कुल करता है, स्पेशली इन द एडोलेसेंट एज। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर और दिक्कत जी की बात बिल्कुल। है। डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम मौसम की बात करते हैं तो जब मौसम बदलता है तो हमारी स्किन का टाइप भी हमें लगता है जैसे बदलने लगता है। कभी हमें लगता है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो रही है, कभी हमें लगता है हमारी स्किन से ऑयल आने लगा है। तो एक ही स्किन डिफरेंट टाइप्स की हो जाती है, ऐसा क्यों? और उस वक्त हमें किस तरह अपने आप को देखो, क्योर करना बेसिकली चाहिए? स्किन भी तो मौसम के अनुसार बदलती है। जी आप कितना गर्म मौसम होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो पसीना इतना आएगा, उससे अपनी अलग समस्याएं पैदा होंगी। जी जैसे ही विंटर्स आएगा इतना ड्राई हो जाएगा। तो आपको बेसिकली तो स्किन की देखभाल हर मौसम के हिसाब से प्लान करनी है, और उस हिसाब से आपको अपना क्लिनजिंग रूटीन बनाना है। अगर आप बहुत गर्म मौसम में हैं, बहुत, और दूसरा डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपेशन। अब एक मज़दूर है, वो सुबह से शाम तक बाहर काम कर रहा है, जी उसको बढ़िया अच्छे साबुन से कम 2 बार नहाना चाहिए। एक आदमी टोटली पूरे दिन एसी में बैठा है, उसको बिल्कुल धूल दस्त से मतलब नहीं है, वो एक दिन में एक बार भी नहा ले तो ये सफिशिएंट जी है ना। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर ऑक्यूपेशन एंड हाउ यू प्लान योर क्लिनजिंग प्रोफाइल। उसी हिसाब से, जैसे कुछ नो सोप मॉइस्चराइजर्स होते हैं जब बहुत ड्राई होता है सीज़न। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि जब से कोविड आया तब से मैं क्या देख रहा हूँ कि सोप का एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोप, एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, और पूरा हाथ ऐसा सुखा के लाते हैं मरीज़, और उसमें एक्जिमा हो रहा होता है। अब मैं कहता हूँ साबुन कितनी बार लगाते हो भाई? अगर खड़े भी हुए हैं तो साबुन लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं तो भी साबुन लगा रहे हैं। साबुन का प्रयोग कम करें। हाइजीन एक्सटेंसिवली ख़राब है। जी नॉर्मल, उसको आप एक्सेंट्रिक की तरह हाइजीन पे जा रहे हैं कि आप हर समय ही साबुन से हाथ धोए जा रहे हैं, जी तो आप अपना जीवन ख़राब कर रहे हैं। जी ठीक है ना। अब जैसे सर्दियों का मौसम है, आप साबुन इस्तेमाल करें सिर्फ फ्लेक्चर फोर्ट्स पे, माना बगल में, ग्रॉइंस में, जहाँ जी पसीना आता है, वहाँ आपने साबुन सारे शरीर में साबुन हर समय इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सर, इसका मैं आपको रोकना चाहूँगी। इसका एक भ्रांति, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने सोप इस्तेमाल नहीं किया तो शायद हम पानी से सिर्फ हम साफ नहीं हो सकते हैं। हाँ, मैं वही आपको इसी भ्रांति को हाँ, रोकने की बात जी बता रहा हूँ। एक तो सोप की क्वालिटी आपने क्या यूज़ की, आप गर्मियों में कैसा सोप यूज़ कर रहे हैं, उसमें हायर कॉस्टिक हो सकता है क्योंकि आपको पसीना है, डर्ट है, गंदगी है, आप अच्छा सोप। अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें, जैसे आम भाषा में डव का सोप यूज़ करें, या कोई नॉन सिंडेड बार्स बोलते हैं उसको हम लोग, वो यूज़ करें। दूसरा, मैंने जो बताया कि अब ऐड देखते थे हम बचपन में ना, वो यूं करके सिर में भी साबुन लगा रहा है और बॉडी पे भी लगा रहा है।
तो यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है साबुन की, ये तो पहले ही साफ़ है। और वो भी विंटर्स में आप लगा रहे हो तो आप ड्राई कर रहे हो अपनी स्किन जी। को। और साबुन से सिर धोने का हिसाब नहीं बनता है। सिर के लिए शैम्पू ही होते हैं, जी बालों के लिए शैम्पू आर मोर प्लान्ड, ना कि साबुन। साबुन प्लान्ड ही नहीं है सिर के बालों के लिए धोने के लिए, जी ठीक है। और दूसरा एक अच्छा सुझाव ये है कि जैसे आप एक मॉइस्चराइज़र रखें या तेल रखें, जब सर्दियाँ हैं गीले बदन पे, जब गीला बदन है तभी थोड़ा सा तेल लिया या मॉइस्चराइज़र लिया और अपने बॉडी पे लगा लिया, उसके बाद अपने आप को टॉवल से ड्राई कर लिया। जी अब लोग क्या करते हैं, पहले तेल लगाते हैं फिर नहाने चले जाते हैं, जी तो आपने जो तेल लगाया वो तो वेस्ट हो गया, आपने उसे मांज दिया सारा, है ना। ऐसे ही सिर में तेल लगाते हैं और फिर शैम्पू करते जी। हैं, तो आपने सारा तेल तो शैम्पू से निपटा दिया, तो देयर इज़ नो फन। ये बात है। डॉक्टर साहब, एक वर्ग ऐसा भी है जिसको ये लगता है कि क्या हमें अपनी जो त्वचा है इसकी भी देखभाल करने की आवश्यकता है? मैंने बताया ना, बिल्कुल है, और सही दिशा में आवश्यकता है। किस समय किस चीज़ से आपको सिर धोना है, शैम्पू से धोना है, साबुन से नहीं धोना है। साबुन कौन सा इस्तेमाल करना है, सनस्क्रीन कौन सा इस्तेमाल करना है ना। देखिए आज क्या है कि टाइम्स हैव चेंज्ड। अब लेडीज़ कोई सिर्फ घर में नहीं रहती हैं, लेडीज़ का भी सन का एक्सपोजर उतना ही है जितना जेंट्स का है, ठीक है ना। जी और हमारा जितना ज़्यादा सन का एक्सपोजर होगा, आप देखेंगी कि जो मेरे पास लेडीज़ हिल स्टेशन से आती हैं जी उनको रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते जी हैं। बिल्कुल, हाँ आप देख, इसमें दोनों चीज़ें, जेनेटिक प्रिपॉन्डरेंस है और सन एक्सपोजर है। जितना आप पहाड़ के पास जाओगे आप सूरज के नज़दीक चले जाओगे, जितना ज़्यादा सन का एक्सपोजर होगा उतनी जल्दी आपकी स्किन रिंकल्ड हो जाएगी। एक लेडी जो प्लेन्स की है वो 40 साल की, और एक लेडी पहाड़ की 40 साल की, आप खड़ी कर लो, आपको दोनों में बहुत ज़मीन difference आसमान है, का अंतर बिल्कुल। मिल जाएगा, जी है ना। वहीं अगर वो अपना ध्यान रख रही होगी, सनस्क्रीन यूज़ कर रही होगी, प्रॉपर एक्सपोजर अवॉइड कर रही होगी, तो चेंज आ जाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेरे दर्शक शायद ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सनस्क्रीन कौन सी और किस प्रिपोर्शन में हमें यूज़ करनी चाहिए? बहुत सुंदर बात है, मतलब सनस्क्रीन के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं समाज जी में। तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना ये चाहूँगा कि सनस्क्रीन आप अच्छे ब्रांड की, एक तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि प्लांट बेस्ड सनस्क्रीन, ऐसे सनस्क्रीन, एक अच्छे ब्रांड की सनस्क्रीन लें। SPF 30 तक की सनस्क्रीन इज़ सफिशेंट। इसमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है इस दौड़ में कि मैं SPF 50 की यूज़ करूँ, मैं SPF 80 की यूज़ करूँ, अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में हैं। दूसरी बात, सनस्क्रीन एटलीस्ट जब आप घर से निकलते हैं आधा घंटा पहले लगाएं। अगर आप सनस्क्रीन लगा के साथ साथ निकल गए तो सनस्क्रीन को काम करने में, दीज आर केमिकल सनस्क्रीन, तो इनको टाइम लगता है, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं उनको काम करने में। अब आप कहते हो कि मैं सनस्क्रीन भी लगा रही हूँ फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, भाई आप 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले लगाएं, उसको जज्ब होने दें, स्किन में अंदर जाने दें, फिर निकलें और फिर आप देखें। दूसरी बात, एक बार का सनस्क्रीन 3 से 4 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करता है। जी अब हमें आइडिया ही नहीं है, हमने सुबह लगा लिया और दिन भर धूप में घूमते रहे, जी भैया शाम को हम तो काले पड़ गए, ये तो बेकार सनस्क्रीन था, मैं SPF 80 लगाऊंगी। जी तो भाई आपको उसको डेफिनेट टाइम पे लगाना है। और दूसरा, अपना सारा हेल्प जो है सनस्क्रीन पे मत छोड़ो, कवर्ड क्लोथ्स पहनो, हैट पहनो, जी जिससे कि मतलब आपको कवर अप सनस्क्रीन के अलावा भी और चीज़ों का भी ध्यान रखो। जी ये बात। डॉक्टर, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये किस तरह मतलब ये है कि शरीर में फैलते हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि हमको ये डिजीज़ हो रही है? जैसे हमारी, देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब होता है फोड़ी फुंसी, जी है ना, वो सब लोग समझते हैं। और फंगल इन्फेक्शन को आम भाषा में कहते हैं दाद हो जाना, जी जो अमूमन ग्रोइंस में होते हैं, जी। उंगलियों के बीच में हो जाते राउंड राउंड से। हैं, राउंड जी राउंड से, जिसको रिंगवर्म कहते हैं जी आम भाषा में। नाउ द पॉइंट इज़ कि जैसे जो हमारा मौसम जून, जुलाई, अगस्त, जी अब देहरादून उसके लिए बहुत प्रोन है। क्यों प्रोन है देहरादून? हमारे यहाँ बारिशें बहुत होती हैं, जी बिल्कुल। और बारिशें हमारे यहाँ आप मान के चलो मई जून से शुरू होकर अगस्त तक रहती हैं, और मौसम भी गर्म रहता है, तो वो उसके लिए सबसे बढ़िया एनवायरनमेंट है, फंगस के लिए भी और बैक्टीरिया के लिए भी ग्रो करने के लिए। अच्छा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, बढ़िया इंतज़ाम। उसके ऊपर हमने क्या किया, सबसे बड़ी गलती, हमें थोड़ी सी खुजली हुई, हम मेडिकल स्टोर पे गए, एक ट्यूब ले ली ट्रिपल कॉम्बिनेशन की, जी हमने वो लगा ली, खुजली ठीक हो गई, हम बड़े खुश। हमने तो बिना डॉक्टर की फ़ीस दिए और हमने तो बाजी जीत ली, जी हमारी ठीक। अब हम वहाँ पहुँचते हैं, अब वो पहुँचता है हमारे पास 2 साल बाद, 3 साल बाद। कब पहुँचता है? जब उसका पूरे शरीर की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक। जो काम
महीने भर की दवा से ठीक होने वाला था, उसमें 4-4, 6-6 महीने लगते हैं। जी। इस समय फंगल इन्फेक्शन की ऐसी दुर्दशा हो गई है हमारे समाज में, ये सिर्फ देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस इंडिया बात कर रहा हूँ, कि हमें फंगल इन्फेक्शन ठीक करने में जो आज से 15 साल पहले सिर्फ हमें 15 दिन से 20 दिन लगते थे, अब हमें 4-4 महीने लगते हैं और फिर भी मरीज़ दोबारा आ जाता है। क्यों? वो रेजिस्टेंट हो गया बैक्टीरिया। जी। आपने क्या किया कि ऊट पटांग दवा खाई, जब मन करा तब खाई, जब मन करा तब छोड़ दी, और स्टेरॉइड की क्रीम लगाई। उससे क्या होता है, खुजली तो ठीक हो जाती है लेकिन बीमारी अंदर अंदर बढ़ती रहती है। जब तक वो हमारे पास तक आती है वो बहुत बुरा रूप ले मतलब लेती ऊपरी है। लेयर तो ठीक लग रही है ऊपर तो हमें, ठीक लग रहा है, लेकिन आपको अंदर से लग वो रहा है फैलती मैंने जा रही 20 है। रुपए की ट्यूब से जी। सारे पैसे बचा लिए, जी। और फिर आप 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये खर्च हो गए, तब भी आप ठीक नहीं होंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्किन की डिजीज़ को लाइटली मत लो। आपके शहर इतना बेहतरीन शहर है, इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप डॉक्टर की फ़ीस नहीं देना चाहते, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, आप वहाँ जाएं। बट आप ऐसे चक्रियों में मत फंसें। जी। आप ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और आप देखेंगे कि आपको पहले 15 दिन में, महीने भर में ही आप ठीक हो जाओगे। आप इस चक्रियों में फंसोगे ही नहीं। जी। डॉक्टर साहब, एक और परेशानी है स्किन की, जैसे छोटे छोटे काले काले दाग होते हैं, पहले वो थोड़े छोटे छोटे कम होते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है वो फैलते चले जाते हैं। बहुत लोगों पे देखा है कि ऐसा होता है, उनका भी ये कहना है कि डॉक्टर के पास गए और उनके इलाज इसका कुछ नहीं है, कुछ लोग के हाथों में होते हैं, कुछ के फेस में होते हैं, तो इसे क्या नहीं, कहते हैं और फिर फैलते हैं तो क्या इसका इलाज है? देखिए काले दाग जो सबसे कॉमन है और जिससे सारा समाज त्रस्त है वो है झाइयाँ। जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। और आप किसी लेडी के मन से पूछो जिसको झाइयाँ हो जाए, जो बहुत खूबसूरत लेडी और मुंह पे झाइयाँ हो जाए, काले निशान हो जाए, जी। उसके दिल से पूछो कि उसका क्या बीतती होगी उसके मन पे, और उसका इलाज वाकई में डिफ़िकल्ट जी। है ना। तो उसमें फॉरमोस्ट जो झाइयाँ होती हैं, जो काले निशान पड़ जाते हैं चेहरे पे, तो अमूमन तो प्रेगनेंसी के बाद होते हैं ज़्यादातर, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने जी। से हो जाते हैं, या कई बार हमारा सन एक्सपोजर इतना होता है, जाने अनजाने सन एक्सपोजर हो गया, उससे पड़ गए। अब उनके लिए ठीक होने के लिए उनका लंबा इलाज है बहुत, और रेगुलर आपको डॉक्टर के फॉलोअप में रहना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है कि आदमी महीने 2 महीने तो इलाज करता है, फिर थक जाता है। जी। फिर वो क्या करता है कि दवा लेके अपने आप लगाता रहता है, अब वो फिर ख़राब चक्री में फंस जाता है। सेम जैसे मैंने फंगल इन्फेक्शन के लिए बताया, ऐसे ही बहुत सारी ट्यूब्स मार्केट में अवेलेबल हैं झाइयों के लिए, जी। जिनके अंदर स्टेरॉइड पड़ा है। ठीक, अब क्या होता है कि उससे जब वो लगाते हैं तो महीने भर में ही रंग साफ़ हो जाता है, बढ़िया चकाचक, ना डॉक्टर को जाने की ज़रूरत, ना कंसल्टेशन देने की ज़रूरत। और फिर थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि खाल पतली होना, लाल होना, जलन होना, और खून के निशान आ जाना और बाल आ जाना, ये स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम से जो झाइयों के लिए लगाई जाती हैं। जी। और मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा उन क्रीम्स का, जी। लेकिन मतलब ये बताऊँ कि मतलब इट इज़ रैम्पेंट इन द सोसाइटी। आप मान नहीं सकती कि जितनी लेडीज़ को झाइयाँ होती हैं, हमारे पास आने से पहले वो उसका नाश करके आती हैं, ख़राब कर लेती हैं स्किन को। फिर हमारे पास झाइयों का इलाज तो करना ही है, पर पहले स्किन को ठीक करने की जिम्मेदारी आ जाती है। डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी स्किन अब डेड हो गई है, मतलब हमें डॉक्टर के पास जाना, आपको नहीं लग रहा है कि मेरा दाने भी नहीं है, या जैसे आपने कहा स्किन पतली हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा? सेल्फ असेसमेंट स्किन कैसे करें पतली हम? होने का बड़ा आसान सा कारण है, आप चूल्हा चौका में जाती हो तो लाल होने लगता है चेहरा, जी। आप में धूप में जाती हो तो लाल हो जाता है, आप गुस्सा करती हैं तो लाल टमाटर जैसा चेहरा हो जाता है। तो यू हैव टू गेट यूज टू इट। आप कोई भी, मेरा एक ही बस मोटी बात आप लोगों से कहने की है, कोई भी क्रीम मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की परमिशन के फेस पे मत लगाएं। दिस इज़ नॉट अ डस्टबिन, इसको डस्टबिन मत बनाएं। ये आपका चेहरा भगवान ने दिया है, इतना सुंदर चेहरा, हम उत्तराखंड में रहते हैं, कितने सुंदर चेहरे भगवान ने हमें दिए हैं, हम उसको बना के रखें। आप उसको दवा लगाकर ख़राब मत करें। आप घरेलू नुस्खा कुछ भी अपनाएं, उस सब का समाधान है, लेकिन मेडिकल स्टोर से लेके ट्यूब बिना डॉक्टर की परमिशन के, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई मत लगाएं।
डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पहाड़ में जैसे अक्सर देखा जाता है जो महिलाएं होती हैं उनके लगभग जो गाल होते हैं वो लाल रहते हैं, तो ये कहा जाता है ये पहाड़ की खूबसूरती है। लेकिन जैसे आपने अभी एक बात कही कि अगर आपको लग रहा है कि एकदम से धूप में आप जा रहे हैं, अमूमन पहाड़ में ऐसा होता है कि आप धूप में जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपके जो गाल होते हैं वो लाल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हमें हर स्टेज में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं एक बार देखिए, एग्जामिन मतलब करना चाहिए? दोनों बातों में फ़र्क जी। है। अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हैं और तब लाल हो रहे हैं तो इट जी। इज़ डिफरेंट। ओके। अगर नेचुरली रेड हो रहे हैं, बहुत गोरे गाल हैं और सन एक्सपोजर परसिस्टेंट रहा है, जी। उसकी वजह से रेड हो ठीक है। जाते हैं, है ना, जी। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। जी। पर उसमें अगर आप सनस्क्रीन शुरू कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जी। जाएगा। और आजकल तो खुशी की बात ये है कि ओरल सनस्क्रीन भी आ रहे हैं, ओरल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी त्वचा को हेल्प करते हैं सन से बचाने में। जी। डॉक्टर साहब जैसे हम देखते हैं एक बहुत स्किन में जैसे वाइट दाग से हो जाते हैं, वो पहले धीरे धीरे इंसान उसे अवॉइड करता है कि शायद कुछ जगह पे देख भी नहीं पाता, और उसके बाद एकदम से वो फैलते हैं, तो क्या उनको रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो ये वाइट दाग। दागों की बात है, एक तो इससे सीधी सीधी बात अगर पहाड़ की बात करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। क्योंकि पहाड़ में एक ये बड़ा प्रचलन है, अभी भी इतने अवेयरनेस नहीं पहुंची, हालांकि जी। हम कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से पहाड़ तक अपनी बात पहुंचाने की, कि वो सोचते हैं कि सब सफ़ेद दाग जो है ना कुष्ठ रोग के दाग हैं, जी। है ना। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुष्ठ रोग में सुनपन होता है, सब सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं होते। पहाड़ का मरीज़ जो बेचारा जिसने पढ़ा नहीं है, अवेयर नहीं है, वो डर जाता है वाइट स्पॉट देख के, उसको लगता है ये एक दूसरे से फैल जाएंगे। बेसिकली सिर्फ कुष्ठ रोग के अंदर ये चांस होता है एक दूसरे से फैलने का, और कुष्ठ रोग में ये नियम है कि वो सुन रहेगा, वहाँ पे आपको गर्म ठंडे का पता नहीं चलेगा, और उसका भी इलाज संभव है और सारे सेंटर्स में इलाज है। तो मतलब अगर आपको कोई कहीं भी शरीर पे सफ़ेद चकत्ते मिलते हैं तो नज़दीकी त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। दो किस्म के सफ़ेद दाग जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस में पाए जाते हैं, एक तो कुष्ठ रोग की वजह से, और एक सफ़ेद दाग जिसको हम विटिलाइगो कहते हैं, जो आम फुल बॉडी में भी वाइट स्पॉट हो जाते हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब उसका बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इलाज उपलब्ध है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी दवाएं हैं, फोटोथेरेपी है, चेम्बर्स हैं, और बहुत हद तक सर्जरीज़ हैं। बहुत हद तक हम उसको, मैं 100 के 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 100 में 80 लोगों का इलाज उसका संभव है डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा। तो उससे डरें नहीं, घबराएं नहीं, घर मत रहें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, और आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। डॉक्टर साहब एक भ्रांति इसके साथ ये भी है कि अगर आप पे सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो ये आनुवंशिक है, क्या ये बीमारी आनुवंशिक है कि अगर पिता या माता को है तो उससे जो उनका बच्चा है उनको हो सकता है? विटिलाइगो में आप मान के चलें कि अराउंड 30 to 40%, 30%, अगर दोनों पेरेंट्स को वाइट स्पॉट हैं तो 35 to 40% चांसेस हैं बच्चों में आने के। अगर एक ही पेरेंट्स को है तो 10 to 20% चांसेस होते हैं फिर आने में बच्चों में। और जो वाइट स्पॉट है ना, वो एक ही तरीके के नहीं होते, बहुत सारी वैरायटी होती है। इट इज़ बिग सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। तो जो फुल बॉडी में फैला हुआ है उसके तो चांसेस हैं बच्चों में आने में। जो 2-4 जगह दाग हैं, छोटे दाग हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि बच्चों में आए। जी। डॉक्टर साहब हम जैसे हार्मोनल चेंज एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या हो गई है कि पहले जो चीज़ें बहुत बाद में होती वो अर्ली स्टेज में अब आ गई है। तो ऐसी एक अगर हम बात करें लड़कियों में, गर्ल्स में, तो सबसे दिक्कत जो हो रही है कि बाल, जैसे चेहरे में जो बाल पहले नहीं दिखते थे चेहरे में, अब चेहरे में भी कई जगह पे गर्ल्स के बाल दिखे, माथा पूरा बालों से भरा रहता है, नीचे चिन में भी बहुत बाल आ जाते हैं, तो वो क्या वजह है और उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट कितना कारगर है? मैंने आपको PCOS की बात बताई थी, इसको हिर्सुटिज्म कहते हैं। हिर्सुटिज्म मतलब अनचाहे बाल उन जगहों पे आना जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, अमूमन गर्ल्स में, जैसे कि चिन पे आना, फेस पे आना। अगर अंडर आर्म्स की बात करें तो वहाँ तो नेचुरल हेयर्स है, वो नेचुरल है, उसको भी लोग हटवाते हैं आजकल लेज़र से, बट वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर आपके चिन पे बाल आ रहे हैं, अगर आपके चीक्स पे बाल आ रहे हैं, इसका मतलब देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट, है ना। तो एक तो होते हैं कि जैसे हमारे यहाँ रूटीन में बाल नहीं होते जहाँ पे, और वहाँ बाल आ जाएं, तब इसका मतलब देयर इज़ सम डिस्ट्रेस अंदर, और जिसकी वजह से बाल आ रहे हैं, और उसके लिए हमें असेसमेंट करना पड़ता है पेशेंट का, उसके हार्मोन्स का असेसमेंट करना पड़ता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, उसके लिए बेहतरीन इलाज लेज़र हेयर रिडक्शन है। लेज़र हेयर रिडक्शन की सिटिंग्स
किसी को 10, किसी को 15, किसी को 8-10 सीटिंग। इतनी सीटिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। मेरे पास बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं इन टीयर्स। आप सोचो कि जिसके पूरे मुंह पे बाल हो और लड़की हो, वो कैसे समाज में जाएगी, कैसे बाहर जाएगी, उसके लिए कितना मुश्किल होता है। तो जब उसको हम सिटिंग देते हैं और उसका जीवन बदलता है, तो वो हमारे लिए सबसे खुशी का पल होता है। डॉक्टर साहब, लेज़र थेरेपी के साथ एक भ्रांतियाँ बहुत जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अक्सर जब जो लोग करवाते हैं या जो लोग नहीं करवाते लेकिन करवाना चाहते हैं, उनका यही रहता है कि भाई हमने यहाँ पढ़ा है या इनसे सुना है कि नहीं ये कारगर नहीं है। एक बार तो उस जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तब तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो फिर लौट के आ जाती है। देखो, मैंने आपको बताया कि लेज़र हेयर रिडक्शन की अगर हम बात करें, लेज़र हमारे पास बहुत सारी प्रकार के हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लेज़र होते हैं, बट अभी हम लेज़र हेयर रिडक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आप एक तो 10 से 15 सीटिंग। समस्या क्या है कि आधी बार तो लोग लेज़र कहाँ कराते हैं जिनको पता ही नहीं लेज़र के बारे में। जी। ठीक, अगर आप सैलून में लेज़र कराएंगी तो आप परेशान होंगी बड़ा तय है। आपको आइडियली डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जाना चाहिए, वो आपको पूरी बात बताएंगे, वो आपको जड़ तक जाएंगे, तब आपको समझाएंगे। दूसरी बात, कई बार मैंने देखा कि 5-6 सीटिंग में आपके बाल ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप 10 to 15 सीटिंग्स, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये। दूसरा, मेंटेनेंस। देखिए, बेसिकली बड़ा कंसेप्ट समझने की बात ये है कि लेज़र क्या करता है। लेज़र इसको किल कर देगा, हेयर रूट्स को, है ना, बट इट इज़ अ टेम्परेरी किलिंग ऑफ हेयर रूट्स, इट इज़ नॉट अ परमानेंट किलिंग ऑफ हेयर रूट्स। 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो बाल फिर बनते हैं, अगर जो बीमारी अंदर है जिसकी वजह से बाल आ रहे हैं। जी। तो हमें एक तो वो टारगेट करना है कि जिसकी वजह से बाल आ रहे हैं, क्योंकि बाल तो अंदर से बन रहे हैं। ठीक, वो अगर हम टारगेट कायदे से नहीं कर रहे हैं तो जीवन भर बाल आते रहेंगे। जी। ठीक है ना। दूसरी बात, लेज़र की क्वालिटी कैसी है, लेज़र करने वाला कैसा है, उसने आपको क्या क्या समझाया, कितनी बात समझाई है ना। मेंटेनेंस करना पड़ता है। जी। वो हो सकता है 6 महीने में एक बार सेटिंग करानी पड़े, हो सकता है साल में करानी पड़े, वो मरीज टू मरीज डिपेंड करता है। क्या हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि उसकी स्किन का टाइप कौन सा है? स्किन टाइप तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आदमी को पता चल जाता है। मुझे तो आके पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बहुत ऑयली रहता है, मेरे मुंह पे एक्ने आते हैं, मेरा बहुत स्किन ऑयली होता है और बार बार पसीना आ जाता है, तो उसकी स्किन ऑयली है। जिसको ड्राई रहता है, शी नीड्स अ मॉइस्चराइज़र, ही और शी नीड्स अ मॉइस्चराइज़र, उसको उतनी बार मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और साबुन का प्रयोग भी अकॉर्डिंगली हार्श या लाइट या सिंडेड बार करना चाहिए। जहाँ तक बात मेरी दर्शकों से है, जहाँ से हमने शुरू किया था, त्वचा भी स्वास्थ्य का आईना है। स्किन इज़ द मिरर ऑफ आवर हेल्थ। तो दोस्तों, स्किन कहीं और से नहीं आई है। जैसा हम खाएंगे, पिएंगे, अपना डेली की जीवन शैली करेंगे, हमारी स्किन उसी को डिपिक्ट करेगी। आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप वॉकिंग करें, आप हरी सब्जी दाल खाएं, आप खूब सारा पानी पिएं, आपकी स्किन चमचमाती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर तरुण मित्तल जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी कि कैसे आप लेज़र ट्रीटमेंट किस स्टेज में आके आप करा सकते हैं, और अगर किसी को सफ़ेद दाग की परेशानी यहाँ पर है तो उसका भी अब लगभग सफलतम इलाज यहाँ पर मौजूद है। और किसी भी तरह की क्रीम आपको, अगर आपके चेहरे में कोई परेशानी है, तो आपको खुद से केमिस्ट के यहाँ से जाकर नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपकी स्किन को धीरे धीरे डैमेज कर सकती है। नमस्कार।